हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड मॉडल पेपर। तो ये 2022 का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2n+1। कोई सीरीज है, हमें उसकी nth टर्म दे रखी है 2n+1। इट्स 10th टर्म विल बी। हमें इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो 10 टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, n इक्वल्स टू 10। और इस सीरीज की जो हमें n टर्म दे रखे है 2n+1, बस इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी 10 टर्म आ जाएगी। तो 2 इंटू 10+1 ये आ गई 21। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इवेल्युएट साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब साइन 25 डिग्री एज इट इज लिख दिया हमने। अब हम कॉस 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ये हम क्यों लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा किसके इक्वल्स टू होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने उसी की फॉर्म में इसको लिख दिया एज इट इज। कॉस 25 डिग्री को कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री को हमने किस में लिख दिया, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री की फॉर्म में। बस अब इसको हमने कर लिया सॉल्व, तो हो गया साइन 25 डिग्री। इसे हमने सॉल्व किया तो आ गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, मतलब एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। द डायामीटर ऑफ अ स्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया विल बी। हमें स्फेयर का डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो लिख लेंगे हम डायामीटर ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होता है, डायामीटर का हाफ, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अब निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया भी इतना ही होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी इतना ही होता है। अगर यहाँ पे अंतर होता है, कोई भी मान लो स्फेयर की जगह कोई और शेप दे रखी है, हमें हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हम उसमें उसका टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। तो 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 इंटू 4 आ गया 88 इंटू 7 इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, उसमें हमें AB गिवन है, AC गिवन है और BC गिवन है। हमें एंगल B बताना है। सो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। अगर हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब जो एंगल भी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है वो किस में होती है, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसमें हमने रख लिया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आ गया 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 144 इक्वल्स टू 36 इंटू 3 आ गया 108 प्लस 36। तो आ गया 144 इक्वल्स टू 144। सो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, मतलब एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द टॉप विल बी। एक डाइस को एक बार फेंका गया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑड नंबर आने की कितनी संभावना है, मतलब ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। हमने ई को एक इवेंट मान लिया जिसमें प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एन ऑड नंबर आने की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब डाइस में ऑड नंबर कितने होते हैं? 3। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3 और टोटल नंबर मतलब डाइस में कितने टोटल नंबर हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 मतलब 1/2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस से कट चुका है, तो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं 0 और √5। हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस कितने दे रखा है? 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? -b/a। तो -b/a आ गया 0। और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है √5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो ये भी आ गया √5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब a की वैल्यू 1 क्यों आएगी? क्योंकि इसके भी अपॉन में 1 है और इसके भी अपॉन में 1 है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्योंकि -0 से तो कोई मतलब नहीं है, -0 0 बात तो 0 ही है। तो b = 0 और c की वैल्यू इधर से कितनी आ गई? √5। अब लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? मतलब जनरल इक्वेशन, यहाँ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ax² + bx + c। तो इसमें हम ये वैल्यूज कर देंगे पुट, तो आ गया 1x² + 0x + √5 = 0। तो x², 1x² को हमने लिख दिया x²। अब 0x तो 0 हो गया, तो ये हमें लिखने की जरूरत है नहीं। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई? x² + √5 = 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 4 = 0। हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों सेम होते हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम =0 लिख देते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में =0 नहीं लिखते। तो x² - 4x + 4 = 0 ये हमें दे रखा है। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डिस्क्रिमिनेशन का। तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो d कितना आ गया? b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 का यहाँ पे 4 आ गया। a मतलब x² का कोफिशिएंट वो कितना है? 1, तो हमने 1 रख दिया और c मतलब 4, यहाँ हमने 4 पुट कर दिया। तो d कितना आ गया? -4 का स्क्वायर 16, -4 × 4 16, तो d आ गया 0। So this quadratic equation x² - 4x + 4 will have two equal real roots। क्योंकि जब हमने पढ़ा है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उसमें क्या होता है? इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ये होगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? तो एक सर्कल में तो हम कितनी भी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट्स, तो ये होगा इसका आंसर। चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हो गया एक सर्कल, इसमें हम कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं? यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारी टेंजेंट्स हैं। तो इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट? श्योर इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? तो हमने पढ़ा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। कोई भी दो नंबर है, हमें उनका डिफरेंस गिवन है कितना? 26, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो बस लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, हम उन दोनों नंबर्स को मान लेते हैं। पहला नंबर हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। तो केस फर्स्ट में क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है दोनों नंबर का 26, मतलब x - y = 26। और केस सेकंड में क्या दे रखा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे के, तो x = 3y। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
इसमें हम वैल्यूज़ को बस इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पुट फर्स्ट इन टू, एक्स की वैल्यू इसमें 3y है तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन में कर देंगे इसको पुट। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो आएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, मतलब 2y माइनस 6। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे पुट। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 13, ये आ गया 39। मतलब x कितना आ गया 39। सो हमारे नंबर्स कौन कौन से आ गए, फर्स्ट इज 13, सेकेंड इज 39। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। हमें cos थीटा गिवन है 4/5, हमें cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया 4/5। तो यहाँ से बेस आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया 5। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर की मतलब हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9, मतलब 3 यूनिट। तो परपेंडिकुलर आ गया 3 यूनिट, बेस आ गया 4 यूनिट और हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 5 यूनिट। तो अब हमें कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉसेक थीटा की निकालेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/3। और कॉसेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो आ गया 4/3 प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। तो एक आ गया 9/3 का होल स्क्वायर। तो आ गया 81/9, 9 9 जे 81। तो आ गया हमारा 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। To the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, ये जो हमें तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर करते हैं तो वो कौन से टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो लेट द पॉइंट्स आर ए बी सी, हम इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी मान लेते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस और ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम इन तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद अगर किसी भी दो डिस्टेंस का सम किसी भी तीसरी डिस्टेंस से बड़ा होता है तो वो हमारा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो भी हमारी तीनों डिस्टेंस आएंगी उसमें से जो भी दो डिस्टेंस होगी उनका जो सम होगा अगर किसी भी तीसरी डिस्टेंस के बड़ा होगा तो वो हमारा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो ये कितना आया, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। तो आ गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये आ गया √50 यूनिट। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, 16 + 36। तो आ गया √52 यूनिट। अब डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालते हैं। तो आया 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 यूनिट। अब एक डिस्टेंस आई हमारी √50, एक आई √52 और एक आई √2। तो हम देखते हैं अंडर रूट जो 2 है ये बड़ा है किससे, √50 प्लस √52 से। मतलब जो भी दो साइड का जो सम है वो किसी एक साइड के डिस्टेंस से बड़ा है। तो वी सी दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो द कोऑर्डिनेट्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जितनी भी साइड्स है वो डिफरेंट साइड है। कोई √2 है, कोई √50 है, कोई √52 है। सो द ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल AC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर में DE पैरेलल दे रखी है AC के, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, सो बाय BPT। अब DE हमें AC के पैरेलल दे रखी है, तो
हम इसमें बीपीटी का यूज़ करेंगे। बीपीटी हमने पढ़ रखी है। बीपीटी क्या होती है? तो डीबी अपॉन बीई किसके इक्वल होगी? एडी अपॉन ईसी के। ये किससे होगी? बीपीटी से। तो डीबी अपॉन बीई, डीबी कितना दे रखा है? 3, तो यहाँ रख दिया हमने 3। बीई दे रखा है x और एडी की वैल्यू है यहाँ पे 3 और ईसी की है 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फर्स्ट है एन एस, सेकेंड है अ रेड कार्ड। एक कार्ड 52 कार्ड में से चुना गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट किसकी, कि एस आने की कितने चांसेस है और रेड कार्ड आने के कितने चांसेस है। अगर आपको नहीं पता कि एस क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। एस मतलब होता है इक्का, मतलब पूरे जो ताश की गड्डी होती है, मतलब पैक ऑफ कार्ड्स होता है, उसमें कितने एस होते हैं, कितने इक्के होते हैं? 4। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। ई वो इवेंट हो गया जिसमें हमने मान लिया कि एस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो एक कार्ड में कितने एस आने के चांसेस होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 52। तो 4 अपॉन 52, तो इसको हमने कैंसिल किया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 अपॉन 13। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें बताना है कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग अ रेड कार्ड। हमने एफ को वो इवेंट मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं पूरे डेक में? 26। 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 26 अपॉन 52, मतलब 1 अपॉन 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करना है कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट रूट 7 बी अ रेशनल नंबर। हम रूट 7 को रेशनल नंबर मान लेंगे। तो अंडर रूट 7 कितना आ गया? पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो अंडर रूट 7 क्यू आ गया पी। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद कितना आया? 7 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 उधर चला गया तो आ गया पी स्क्वायर अपॉन 7। अब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। हमें दिख रहा है कि पी स्क्वायर 7 से डिविजिबल हो सकता है। सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब पी स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल हो सकता है तो पी भी 7 से डिविजिबल हो सकता है। अब हम एज्यूम करेंगे लेट पी इक्वल्स टू 7r फॉर सम इंटीजर r। तो हमने यहाँ 7r इसलिए एज्यूम किया क्योंकि हमें अंडर रूट 7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। अगर यहाँ किसी और को करना होता तो हम उसी को एज्यूम करते। तो अब इसमें भी करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू 49r स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है? 7q स्क्वायर इक्वल्स टू 49r स्क्वायर। दोनों पी स्क्वायर की वैल्यू है तो हमने लिखा 7q स्क्वायर इक्वल्स टू 49r स्क्वायर। इसको हमने किया सॉल्व तो 7 7 जा 49, क्यू स्क्वायर अपॉन 7 आ गया आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ दिख रही है। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल हो सकता है। सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। क्यू स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल हो सकता है तो क्यू भी 7 से डिविजिबल हो सकता है। सिंस P एंड Q हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। हमने देखा कि जो P और Q है उनके पास दो कम से कम कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नंबर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट हमने ये भी देखा जो P और Q है उनके पास जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा है। सो आवर assumption इज इनकरेक्ट। अंडर रूट 7 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 12x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें दे रखा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। हमें दे रखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इससे कितना होगा? 0 होगा। ये हमने पढ़ा है। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस 12। बी की कितनी आ गई? 2a माइनस 24। एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये क्यों आई?
क्योंकि एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस 12 था, एक्स का कोफिशिएंट a माइनस 12 इंटू 2 ये आ गया, और c का कोफिशिएंट मतलब उसकी जगह था 2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो हम इन वैल्यूज को इसमें कर देंगे पुट। Thus we can write 2a minus 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो हम a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 576 माइनस 96 से, माइनस ये आ गया 8a प्लस 96 इंटू करके। तो 4a स्क्वायर प्लस 672 माइनस 104a इक्वल्स टू 0। तो आ गया 4a स्क्वायर माइनस 104a प्लस 672 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 4 को ले लेंगे कॉमन, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 4 ये आ गया a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 168 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके निकाल लेंगे फैक्टर। तो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, मतलब दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 168 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 26। तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 12 और 14। तो आ गया a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 14a प्लस 168 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, a कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा a माइनस 12, इसमें माइनस 14 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, एक की आ गई 14, एक की आ गई 12। Thus the value of a can be either 12 और 14। a की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 12 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तो यही हो गया हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्व द इक्वेशंस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स बी ए एंड 1 अपॉन वाई बी बी। हम 1 अपॉन एक्स को ए एज्यूम कर लेंगे और 1 अपॉन वाई को बी एज्यूम कर लेंगे। हमने ऐसा क्यों करा, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देन ए प्लस 2 बी इक्वल्स टू 3, इसकी जगह ए आ गया और यहाँ पे 1 अपॉन वाई इंटू 2, तो ये आ गया 2b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में 2 अपॉन एक्स था, तो ये आ गया 2a माइनस 4 अपॉन वाई, मतलब 4 इंटू 1 अपॉन वाई, और इसको हमने b मान लिया था, तो आ गया माइनस 4b इक्वल्स टू 2। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, अब फर्स्ट वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले के इक्वल करने के लिए, ताकि हम इस टर्म को कैंसिल आउट कर पाएँ। तो हमने इसकी सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करी फर्स्ट इक्वेशन की, तो आ गया 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 2। तो हमने इसके माइनस किया तो साइन चेंज, 2a से 2a हो गया कैंसिल, तो आ गया 8b इक्वल्स टू 4 और b आ गया 4 अपॉन 8, मतलब b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें, तो इसमें हमने जब पुट करा तो आया a प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, 2 से 2 हो गया कैंसिल और a की वैल्यू आ गई 2। हमने 1 अपॉन एक्स को a एज्यूम किया था और 1 अपॉन वाई को b एज्यूम करा था, तो बस इसमें हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी, और 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू b, और 1 अपॉन वाई b की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2। तो यहाँ गया 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमने करा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई 2। तो हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 400। हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और सम ऑफ टर्म्स दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, दैट इज a इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म दे रखी है 45, मतलब L, इसको हम an भी लिख देते हैं इक्वल्स टू 45, एंड द सम ऑफ टर्म्स वो 400 दे रखी है, तो इसको हमने लिख दिया Sn इक्वल्स टू 400। अब हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, a की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 और l की वैल्यू थी 45। तो Sn की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 45 हो गया 50, 2 से हमने 50 को कैंसिल किया 25 टाइम्स चला गया,
तो आ गया 400 अपॉन में 25 इक्वल्स टू n। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू तो 16 आ गई। अब हमें d की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो वी ऑल्सो नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें an का फॉर्मूला भी पता है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an की वैल्यू 45, a की 5 प्लस n माइनस वन, n हमारा 16 आ गया, तो 16 माइनस वन इंटू डी। तो आ गया 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15d। तो 45 माइनस 5 आ गया 40 अपॉन में 15 इक्वल्स टू डी। तो डी कितना आ गया 8/3। हमारी n की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट 1 अपॉन सेक a अपॉन सेक a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। हमें इसको प्रूव करना है। तो 1 अपॉन सेक a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब हम LHS को देखते हैं सबसे पहले। तो LHS में हम इसके डिनोमिनेटर्स अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सेक ए से सेक ए हो गया कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। तो 1 अपॉन सेक ए कितना होता है कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1। इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। तो आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए था। तो हमने 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से कर दिया कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस कॉस ए, मतलब कॉस ए प्लस 1। कॉस ए प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया कॉस ए प्लस 1। LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हमें पॉइंट्स दे रखे, जो इन पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं किस रेशियो में 2:3 की रेशियो में। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स बी पी एक्स कॉमा वाई। हमने कोऑर्डिनेट्स को मान लिया पी एक्स कॉमा वाई एंड द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन कौन से -1,7 और 4, -3। हमने इनको ए और बी मान लिया एंड m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3। हमने इनको m और n मान लिया। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है क्या, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का क्या पढ़ा है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बस इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1। और y, इसकी वैल्यू m की वैल्यू फिर 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। सो द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे हमारे p x y। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए p 1 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमें पॉइंट ढूंढना है x एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस पे हो। तो लेट द पॉइंट बी पी एक्स कॉमा 0। हमने इसको x, 0 एज्यूम क्यों किया, हमने इसको x, 0 एज्यूम इसलिए किया क्योंकि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। जैसे ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब इस पे x की जो भी वैल्यू होगी उसमें y तो हमेशा 0 ही आएगा, x की तो कोई सी वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने उसको एज्यूम किया पी एक्स इंटू एक्स कॉमा 0 विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a 2, -5 एंड b -2, 9। हम इसमें यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AP इक्वल्स टू BP। हम AP को, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो हम AP इक्वल्स टू BP रख देंगे। जैसे ये लाइन थी, यहाँ पे A और B, ये हमें पॉइंट्स गिवन थे, और P तो इक्वी डिस्टेंस पे है तो AP इक्वल्स टू BP होगा। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हमने AP इक्वल्स टू BP रखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट तो कैंसिल हो गया। चाहे यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तब भी ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, और चाहे हम एज इट इज ऐसे इसको काट सकते हैं। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट किया।
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने इस वैल्यूज को करा पुट, तो आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने वही आइडेंटिटी लगाई, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल, तो आ गया माइनस 4x माइनस 4x, ये उधर चला गया। तो 81 माइनस 25 या माइनस 8x इक्वल्स टू 6, वो सॉरी 56। तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई -7। सो द पॉइंट बी, कौन कौन से पॉइंट माने थे हमने, पी एक्स कॉमा 0, तो क्या क्या आ गया है p -7 कॉमा 0। ये हो गया हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ABCD is a square of side 14 cm, APB and DPC are two semicircles। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इस फिगर में। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, इसमें ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और APB और DPC, ये APB और ये DPC, ये दो हमें सेमी सर्कल्स गिवन है। तो हम लिख लेते हैं ABCD इज ए स्क्वायर, साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है और ये जो सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हम निकालते हैं एरिया किसका, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का हाफ है तो हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको खाली सर्कल का एरिया भी लगा सकते थे, क्योंकि सेमी सर्कल और सेमी सर्कल मिलके बना देंगे एक पूरा सर्कल, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। या फिर ऐसे लिख लेंगे हम, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल भी आ गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमें जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा उसमें से हम इन दो सेमी सर्कल का एरिया को अगर माइनस कर दें तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। या एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, वही जो ये पूरा स्क्वायर है इसमें से हम दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना निकाला था हमने 196 और टू सेमी सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length। ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको खाली इसके स्टेप्स बता देता हूँ और बता देता हूँ ये कैसे ड्रॉ होगा, आप खुद करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की रेडियस का, तो हम यहाँ कंपास रखा हमने और 6 सेंटीमीटर की रेडियस का हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, हमें एक पॉइंट लेना है जो सेंटर से, सर्कल का जो सेंटर है इससे 10 सेंटीमीटर दूर हो, तो हमने यहाँ एक पॉइंट एज्यूम कर लिया P जो सर्कल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, तो इसी पॉइंट से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और उसकी लेंथ मेजर करनी है। ये जो पूरी लाइन है इसके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टेंजेंट्स को, इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी टेंजेंट्स बन जाएगी। अब हमें इन टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड करनी है। इन प्रोवाइडेड फिगर बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव रेडियस OR 6 सेंटीमीटर, ये OR 6 सेंटीमीटर आ गया, एंड लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, और ये लाइन सेगमेंट ये जो पूरी है ये 10 सेंटीमीटर आ गई। देयरफॉर वी रिसीव टेंजेंट्स AP एंड BP सच दैट AP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमें दो टेंजेंट्स मिल गई AP और BP,
ये AP और ये BP कितनी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड नहीं करनी है, ये हमने स्केल से नाप के देखी। जैसे हमने ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस नाप के ये सर्कल बनाया था, फिर 10 सेंटीमीटर पॉइंट लेके सर्कल बनाया था। तो जब इनकी हमने टेंजेंट्स बनाई, इनको ज्वाइन करा, तो इनकी जो हमने लेंथ नापी वो कितनी आई 8 सेंटीमीटर दोनों की। बस यही हो गया हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the points of contact at the center। ये एक थ्योरम भी है, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। प्रूव करना है कि जो एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और इस पे जो दो टेंजेंट बन रही है उनके बीच का जो एंगल है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, जो ये वाला एंगल है, इसके सप्लीमेंट्री है। जो लाइन सेगमेंट कहाँ बन रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ये जो पॉइंट है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। अ सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स AP एंड AQ। एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O और दो टेंजेंट्स है AP एंड AQ। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं अब इसका प्रूफ। APOQ इज अ क्वाड्रिलेटर, ये APOQ एक क्वाड्रिलेटर है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। हमें पता है जो क्वाड्रिलेटर की जो जितने भी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ मैंने साइड्स लिख रखा है, यहाँ आएगा एंगल। मतलब एंगल का जो चारों एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटर के, तो 360 डिग्री होता है। दैट इज एंगल PAQ प्लस एंगल APO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQ है इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दो एंगल तो होंगे 90 डिग्री। क्यों होंगे, मतलब एंगल APQ, ये एंगल APQ और एंगल OQA, मतलब एंगल OQA। ये वाले एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, जो भी एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो वह दोनों 90 डिग्री। तो हो गया एंगल PAQ प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POQ प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आ गया एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो आ गया एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream to the same port। मोटर बोट है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में देन डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें उसकी स्पीड बतानी है स्ट्रीम में। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट में जो स्पीड ऑफ बोट है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितनी उसकी स्पीड होगी 18 प्लस एक्स। 18 किलोमीटर उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, तो डाउन स्ट्रीम आने में वो रिटर्न डाउन स्ट्रीम लिखा है, तो 18 प्लस एक्स। अब यहाँ 18 प्लस एक्स क्यों आया, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम मतलब जो पानी के वो साथ में है। केस सेकंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में वो तैर रही है, तो 18 किलोमीटर पर आवर में से वो माइनस रहेगा, तो 18 माइनस एक्स। वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, हमें पता है डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम के इक्वल होता है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, मतलब टाइम कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर ही है, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में उसकी थी 18 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस एक्स, मतलब 24 अपॉन 18 माइनस एक्स में से जब हम माइनस करेंगे 24 अपॉन 18 प्लस एक्स को तो वो 1 आएगा। हम अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम को माइनस करेंगे तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है,
तो टाइम आ गया 1 आवर। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इसका लिया हमने एलसीएम, तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। इसका एलसीएम लिया, आ गया 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इसको करा हमने सॉल्व, तो 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो 432 से 432 हो गया कैंसिल, तो आ गया 24 प्लस 24 48x इक्वल्स टू 324 प्लस 18x माइनस 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया 48x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो इसमें से हम वैल्यू निकाल के, बी की वैल्यू कितनी थी 48, तो 48 पुट कर दी, ए की वैल्यू यहाँ हमने 1 पुट कर दी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और सी की वैल्यू माइनस 324। तो इस फॉर्मूले में जब हमने वैल्यूज पुट करी तो ये कितना आया, माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर हो गया 2304 प्लस 1296। जब हमने 324 की 4 से इंटू करी तो ये आ गया अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट में 3600 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2। लिख लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, और एक बार लिख लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 6 और यहाँ से आई माइनस का 54। अब स्पीड को हम कभी भी नेगेटिव में तो ले ही नहीं सकते, इसलिए हम माइनस 54 को नहीं लेंगे। स्पीड कितनी लेंगे हम, 6। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर बिकॉज द स्पीड कैन नॉट कंसिडर्ड इन नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. दो पोल है इक्वल हाइट के, एक AD हो गया और एक BE हो गया। ये स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं रोड पे, विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब जो रोड की लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर रोड की लेंथ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स और आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब बीच में रोड के एक पॉइंट है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पोल्स है वो कितना है, एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो एक का 60 डिग्री ले लिया, एक का 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालनी है कि इस पॉइंट से इन पोल्स की डिस्टेंस कितनी होगी। एट द सी डी बी एक्स मीटर, हमने सी डी को एक्स मीटर मान लिया, एंड सी ई इज 80 माइनस एक्स मीटर। क्योंकि ये पूरा 80 मीटर था तो हमने इसको एक्स माना, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए सी डी हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंगल बी सी ई दे रखा है 30 डिग्री, और ए डी इक्वल्स टू बी ई है क्योंकि दो पोल हैं किसके, इक्वल हाइट के। तो इन ट्रायंगल ए डी सी हम देखेंगे पहले इस वाले ट्रायंगल में। इसमें tan 60 डिग्री कितना होगा, हाइट अपॉन बेस। क्यों, ये तो हमें पता ही है हाइट अपॉन बेस ही होता है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए डी। हाइट कितनी है ए डी, अपॉन में बी कितना है एक्स, तो आ गया ए डी इक्वल्स टू रूट 3 एक्स। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इन ट्रायंगल बीईसी, इस वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री आ गया, हाइट अपॉन बेस, तो 1 अपॉन रूट 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और हाइट कितनी है बीई, ये हमारी हाइट है, अपॉन बेस कितना है 80 माइनस एक्स, इसको हमने माना है, तो बीई अपॉन 80 माइनस एक्स। तो आ गया, इसकी हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, तो आ गया अंडर रूट 3 बीई इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो बीई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आया, वन वन में क्या था, ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एक्स, और सेकंड में था बी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन 3। अब ए डी और बी ई दोनों बराबर है क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे अपॉन 1 इसकी हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। कर दिया इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में, हमने फर्स्ट में पुट किया तो ए डी था अंडर रूट 3x, तो आ गया ए डी इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 3। अब दोनों पोल्स की हाइट बराबर है तो हम डायरेक्ट उसकी बीई की भी हाइट एज्यूम कर सकते हैं 20 रूट 3, चाहे तो हम इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल्स तो आ गई हमारी 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब डिस्टेंस कितनी आएगी,
डिस्टेंस एक की थी कितनी x, दूसरे की थी 80 माइनस एक्स, तो एक की डिस्टेंस आ गई x कितनी 20 मीटर और दूसरे की कितनी थी 80 माइनस एक्स, मतलब CE कितना 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल्स भी आ गई 20√3 मीटर और डिस्टेंस कितनी आ गई 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। हमें प्रूव करना है कि एक राइट ट्रायंगल में जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर के दो अदर साइड के। हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड मतलब ए बी और बी सी इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, आ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच राइट एंगल एट बी, हमने बी पे राइट एंगल मान लिया। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन हमने करी इसमें, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी ए सी के ऊपर। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल ए बी सी मतलब इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए होगा कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, ये जो एंगल डी है ये इस एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री। सो एंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो अब ये सिमिलर है तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू होगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के, क्यों होगा, बाय बीपीटी। हमने बीपीटी थ्योरम में ये पढ़ा है क्या, ये ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी के। तो ए बी स्क्वायर हमने इसकी करी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर आ गया ए डी इंटू ए सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी डी सी वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी वाले ट्रायंगल में, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, फिर ये इधर वाला एंगल डी और एंगल बी ये कॉमन है, तो सॉरी ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा एंगल ए बी सी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी बाय बी पी टी, वही सेम चीज। तो यहाँ से हमने करी इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कर देंगे ऐड। तो हमने इसको किया ऐड, तो ये कितना आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से हमने ए सी को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा ए डी प्लस सी डी। अब ए डी प्लस सी डी कितना है, ये ए डी और ये सी डी, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ए सी आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी, इसको प्लस करा तो ए सी आ गया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और यही हमें करना था प्रूव, तो हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी थी और वो हमने प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 29। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field। एक फार्मर है, वो एक पाइप को कनेक्ट करता है, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कैनाल, एक कैनाल से, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, किस पे, एक सिलेंड्रिकल टैंक पे अपने खेत में, विच इज 10 मीटर इन डायामीटर एंड 2 मीटर डीप, जो 10 मीटर डायामीटर में है और 2 मीटर गहरा है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, उसकी रेट से बह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बिल फिल्ड, तो हमें बताना है कितने टाइम में वो टैंक भर जाएगा। क्वेश्चन में मैंने डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि इसमें उसकी इतनी नीड नहीं है, हम ऐसे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो ये हमें सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है इसका डायमीटर 10 मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.1 मीटर। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 0.1 मीटर आ गई हमारी इसकी पाइप की रेडियस। ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इसका सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 मीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस आ जाएगा 5 मीटर और हाइट आ जाएगी 2 मीटर। अब हमने इसकी जो रेडियस और हाइट है इसको
कैपिटल आर और कैपिटल एच माना है और उसको हमने स्मॉल मान लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वॉल्यूम ऑफ पाइप है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर होगी, तभी तो वो उसको पूरा फिल कर पाएगा। तो पाइप कौन सी शेप में है, हमारा शेप में है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच, और जो टैंक है शेप में ही है तो उसकी भी वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमने आर और एच कैपिटल ले लिए, यहाँ पे स्मॉल ले लिया, तो पाई से पाई तो हो गया एज इट इज कैंसिल। इसका रेडियस कितना था 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच, इसको हमने पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लिख दिया, इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। तो ये जो आर है ये कितना है 5 और ये एच है 2, तो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसको हमने किया सॉल्व, तो आ गया एच अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना आ गया 50। तो ये कितना आ गया एच कितना आ गया 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर, जो उसकी हाइट आ गई कितनी आ गई 5 किलोमीटर। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो वाटर है वो 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से बह रहा है। इट मीन्स टैंक इज फिल्ड 3 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब जो टैंक है वो 3 किलोमीटर भर जाएगा 1 घंटे में। तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में भरेगा, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में भरेगा 1/3 आवर्स में। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाइट कितनी है पाइप की, हमारी 5 किलोमीटर आई है, तो 5 किलोमीटर कितने कितने घंटे में भरेगा 1/3 इंटू 5 आवर्स, तो आ गया 5/3 आवर्स। अब इसको हम कर देंगे मिनट में चेंज, तो 5/3 इंटू 60, तो आ गया 1000 मिनट। सो द टैंक इज फिल्ड इन 100 मिनट्स, 100 मिनट्स में वो टैंक पूरा भर जाएगा। देखेंगे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Marks obtained in mathematics by 60 students of class 10th are shown in the following table। 60 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स क्लास 10th के इस टेबल में शो कर रखे हैं हमें। फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, हमें इन मार्क्स का मोड निकालना है। टेबल बना लेंगे क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारी टेबल हमने बना ली क्लास इंटरवल की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। इस टेबल को बनाने के बाद हम निकालेंगे मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास एल ये हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली होती है मॉडल क्लास, और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 15, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 वो हो गई F1, उसके ऊपर की हो गई F0 और उसके नीचे की हो गई F2, उसके सामने वाली हो गई हमारी मॉडल क्लास, वो हो गई हमारी 30। अब H मतलब इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी है 10, 0 से 10 इसका जो वो है विड्थ, ब्रेथ जिसे बोलते हैं 10। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, मॉडल क्लास भी लिख दी, और F1 F0 और F2 भी लिख दी, और H भी हो गया हमारा 10। अब मोड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला मोड निकालने का। तो मोड कितना है, L की वैल्यू कितनी थी 30, हमने 30 पुट कर दी, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना था 15 और F0 था 10, तो 15 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 10 माइनस 5 इंटू 10, तो ये कितना आया 30 प्लस 15 में से 10 गए 5 अपॉन ये कितना आया 30 माइनस 15 इंटू 10, तो ये मॉड कितना आ गया हमारा 30 प्लस 5 अपॉन 15 इंटू 10, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये आया 30 प्लस 10 अपॉन 3, इसका हमने लिया एलसीएम तो आया 100 अपॉन 3, इसको हमने किया सॉल्व, तो मोड कितना आ गया हमारा 33.33। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा ये वाला मॉडल पेपर भी हो चुका है फिनिश। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।